students, this is day 4 of chapter 1. So in this lecture we will solve few MCQs. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिलकर दो कंपाउंड्स बना रहे हैं और ये दोनों कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कार्बन मेंशन्ड है। तो हमें ये चेक करना है कि ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है। तो बहुत सिंपल है कि ए और बी दो अलग अलग सब्सटेंस वो फॉर्म करें और यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड में परसेंटेज कार्बन है 42.9 एंड इन द अदर वो है 27.3। तो जो बाकी का अमाउंट है, अगर हम 100 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ले लेंगे तो जो बाकी का अमाउंट है दैट इज 100 माइनस 42.9 वो हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 57.1। ओके, तो फर्स्ट कंपाउंड में ऑक्सीजन है 57.1 और वैसे ही सेकंड में हम फाइंड करेंगे तो परसेंटेज ऑक्सीजन दैट इज मास ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम 100 ग्राम सब्सटेंस लेते हैं तो एज परसेंटेज इज गिवन टू अस तो हो जाएगा 72.7। तो यहाँ से ही पता चल जाता है कि ये सेकेंड ऑप्शन से मैच खाता है। फिर भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंबाइनिंग मास अलग से लगाएंगे। तो अगर 57.1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 42.9 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन हो रहा है तो 1 ग्राम के साथ कितना होगा। सो अमाउंट ऑफ कार्बन combines with 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, वो हम कंपाउंड ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 42.9 डिवाइडेड बाय 57.1। तो कैलकुलेशन से अभी हम देख लेते हैं तो वो मिल रहा है हमें 0.75। ओके, और कंपाउंड बी में हम कैलकुलेट करते हैं तो वो मिलता है 27.3 डिवाइडेड बाय 72.7। तो ये मिल रहा है 0.375 ग्राम। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन का अमाउंट है और यहाँ पे अमाउंट है वो दोनों अलग है। एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन ए में वो डबल है, तो हम बोल सकते हैं कि वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को फॉलो कर रहा है। क्या किया हमने फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन लेके उसको सॉल्व किया। ओके, तो वही टेक्निक है जो मैंने आपको पहले सिखाया था। सेकेंड एग्जाम्पल है, एक बार आप रीड करेंगे तो पता चलेगा कि दिस इज वन काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस जिसमें BaCl2 है वो H2SO4 के साथ कंबाइन होके फॉर्म कर रहा है BaSO4 एंड HCl। तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो BaSO4 होता है उसका मास क्या होगा। तो यहाँ पे दो अलग अलग मेथड है। जो पहली मेथड है वो हम लगाएंगे ट्रायल एंड एरर बेस्ड मेथड, जिसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट इज MP इज इक्वल टू MR से जाएंगे, क्योंकि कई बार ये ऑप्शन रहता है कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से निकालें, या फिर अगर दूसरा एक कंडीशन है वो है लिमिटिंग रिएजेंट, जो हमने सीखा था लाइव लेक्चर में। तो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कंसेप्ट लगाएंगे अगर हमें ऑप्शन 1 से आंसर नहीं मिल रहा है। तो अभी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे तो हो जाएगा MP इज इक्वल टू MR। सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट दैट इज BaCl2, रिएक्शन कुछ ऐसे है BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 plus 2HCl. Okay, now mass of BaCl2 is given 20.8 gram, H2SO4 is given 9.8 gram, BaSO4 जो अननोन है और HCl का मास गिवन है 7.3। तो हम ऐसे कुछ लगा सकते हैं, चलिए चेक करते हैं। सो X विल बी 20.8 प्लस 9.8 माइनस 7.3। तो अभी हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दें 20.8
plus 9.8 is 30.6 minus 7.3. ओके, तो हमें आंसर मिल रहा है 23.3 ग्राम. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है next question is calculate the number of oxygen atoms atoms contained by 0.2 mole of oxalic acid. ओके, तो हमें हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड गिवन है, उसमें हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड करना है. तो देखिए, सबसे पहले हम उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे. जब हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, मोल एलिमेंट्स हैं, उनके नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उनके एटॉमिक मास से. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम एक्सपांड करेंगे पूरा, तो 2 ऑफ कार्बन हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन. तो ये ऑक्जेलिक एसिड जो है उसमें 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6 है. सो 6 ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा. और हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो वो भी 6 ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा. ओके, तो हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं उसका, तो हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16 प्लस 6 इंटू 1. सो इट इज 72 प्लस 96 प्लस 6, तो वो हमें मिलेगा 126 ग्राम पर मोल. ओके, अब हमें पता है कि हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है, तो उसमें जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है वो 6 है, जो हमें नंबर यहाँ से पता चलता है. सो 6 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है, सॉरी 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है. ओके, तो वो कितना हो जाएगा 6 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हो जाएगा. अब हमें जो मास गिवन है या मोल गिवन है उससे जाएंगे हम. सो वी आर गिवन 0.2 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड. सो 0.2 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विल कंटेन 0.2 into 6 into 6.022 into 10 to power 23. चलिए अब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो 6 into 6.022, वो नंबर आ रहा है 36.132. सो 0.2 into 36.132 into 10 to power 23. So we will multiply the same by 0.2. We got 7.22 into 10 to power 23, जो मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ. ठीक है ना. अगर हमें मास मेंशन किया होता तो क्या करते हम कि ये जो मोल है उसका जो मास है वो ले लेते हम. सो इंस्टेड ऑफ 1 मोल हम ले लेते उस वक्त पे 126 ग्राम. ओके, तो उस वक्त पे हम 126 ग्राम ले लेते हैं यहाँ पे. और यहाँ पे हमें जो भी x ग्राम मेंशन्ड है, से 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी कुछ मेंशन्ड है उसके मुताबिक हम कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो मास से भी कैलकुलेट कर सकते हो आप यही तरीके से. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है एसटीपी पर जो हमें CO2 मिल रहा है बाय परसेंटेज इन एयर, वो है 0.03. तो हमें काउंट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 1 लीटर ऑफ एयर है तो उसमें कितना होगा. अब देखो परसेंटेज है तो हम ऐसे ही निकालते हैं, बहुत सिंपल है कि 100 लीटर ऑफ एयर है तो उसमें जो CO2 है, वॉल्यूम ऑफ CO2 है, वो हमें मिलेगा 0.03 लीटर. ओके, तो अगर हमारे पास है
तो अगर हमारे पास 1 लीटर ऑफ एयर, तो 1 लीटर ऑफ एयर में जो वॉल्यूम है CO2 का वो हमें कितना मिलेगा? तो सिंपल हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 100, सो इट इज 3 इंटू 10⁻⁴ लीटर। ओके, अब हमें पता है कि हमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो फाइंड करने के लिए बोला है। तो हमने मोल कंसेप्ट में सीखा था कि 1 मोल ऑफ CO2 is equal to 6.022 into 10⁻23 and it will occupy 22.4 लीटर। ओके, तो अगर हमारे पास 22.4 लीटर ऑफ CO2 है, तो उसके अंदर जो CO2 मॉलिक्यूल्स है वो कितने रहेंगे? तो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर जितना 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन हमारे पास क्या वॉल्यूम है? 3 लीटर ऑफ CO2 है। सो 3 लीटर ऑफ CO2 में कितने CO2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे? तो हम बता सकते हैं कि वो हो जाएगा NCO2 विल बी एवोगैड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एट STP। ओके, तो चलिए अब हम उसको सिंप्लीफाई करें इंटू 10⁻⁴। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम 10 का पावर सेट कर लेते हैं। ये 10⁻19 तो हो ही जाना है। ओके, और बाकी के जो वैल्यूज हैं उसको हम कैलकुलेट करें। सो सबसे पहले 6.022 इंटू 3 विच इज 18.066 18.066 आ रहा है वो, और उसको हम डिवाइड करेंगे बाय 22.4 से। सो इट इज डिवाइडेड बाय 22.4। सो आंसर इज 0.806। ओके, तो अगर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 8.06 इंटू 10⁻19। ओके, तो ये 10⁻18 हो जाएगा, क्योंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन से लिखेंगे तो जब हम ये पॉइंट को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो 10⁻−1 एक मिल जाएगा हमें। सो 10⁻19 into 10⁻−1 will be 10⁻18. So here option A is correct. Okay, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज at STP 600 ml volume of O3 and O2 weight 1 ग्राम। तो आपको ये फाइंड करना है कि जो वॉल्यूम है वो कितना होगा। ओके, सो यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो VO3 प्लस VO2 जो गिवन है 600 ml, ठीक है ना, तो इसमें ओजोन का मास वॉल्यूम है वो हम Xml ले लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन के लिए वॉल्यूम है जिसको हम Y बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ O2 हो जाएगा 600 माइनस X। ओके, अब हमें उनके मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 वो है 32 ग्राम पर मोल एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O3 इज 48 ग्राम पर मोल। ओके, अब दोनों का जो मास है दैट इज मास ऑफ O3 प्लस मास ऑफ O2 वो गिवन है 1 ग्राम। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि क्या मास हो सकता है Xml का। ओके, तो अब आपको पता है कि अगर हम 22.4 लीटर दैट इज 22400 ml ऑक्सीजन ले लेंगे तो उसका मास होगा 32 ग्राम। ओके, तो फिर अगर हमारे पास है 224
हमारे पास है 600 माइनस एक्स। ओके, क्योंकि हमने एक्स लिया है ओजोन के लिए, जो हमें फाइंड करना है उसको हमने सब्जेक्ट बनाना है। सो 600 माइनस एक्स ml O2 है, उसका वेट कितना होगा? तो हम बोल सकते हैं कि उसका वेट हो जाएगा 600 माइनस एक्स इंटू 32 डिवाइडेड बाय 22400। चलिए, इन द सिमिलर वे हम फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ओजोन, सॉरी मास ऑफ ओजोन। तो फिर से वही रिलेशन को हमें फॉलो करना है। 22.4 लीटर, दैट इज 22400 ml O3 हैज मास 48 ग्राम। तो हमने जो x ml लिया है उसका मास कितना होगा? तो वो हमें मिल जाएगा 48 इंटू एक्स, 48 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 22400। ओके, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉरी मास ऑफ ओजोन मिल गया, और यहाँ से हमें मिल गया क्या? मास ऑफ ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि ये दोनों का जो समेशन है वो है 1। सो 48 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 22400 प्लस 600 माइनस एक्स इंटू 32 डिवाइडेड बाय 22400 इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों का मास हमें 1 गिवन है। ओके, तो जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 48x प्लस 600 इंटू 32, वो है 19200, 19200 मिल रहा है, माइनस 32x इज इक्वल टू 22400। ओके, तो जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 48 माइनस 32 हो जाएगा 16x। सो 16x इज इक्वल टू 22400 माइनस 19200, वो हमें मिल रहा है 3200। ओके, सो x विल बी 3200 डिवाइडेड बाय 60, जो हो जाएगा 200 ml। ओके, अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि ये ऑप्शन है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए है वो मैच हो रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स आप मूल कंसेप्ट लगा के ये सब सॉल्व करते हो क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट है वो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब फ्लोरीन का जो न्यूक्लियस है उसका डेंसिटी हमें गिवन है, सॉरी रेडियस है वो गिवन है। तो यहाँ पे गलती है, मैं रेडियस लिख देता हूँ। ओके, रेडियस गिवन है तो उसका हमें डेंसिटी मेजर करना है। ओके, अब डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब हम मास किसका लेंगे? हम मास लेंगे सिंगल फ्लोरीन एटम का। तो आपको पता है कि वेट ऑफ एन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स होंगे उनका मास होता है एटॉमिक मास जितना। तो एक एटम का कितना होगा? तो फ्लोरीन का एटॉमिक मास है 19 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो ये हमें मास मिल गया, वेट मिल गया। चलिए, अब हम फाइंड कर देते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें जो डेंसिटी के लिए यूनिट मेंशन किया है वो ml है, ml दैट इज cc। सो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 1 cc। ओके, तो हम पहले तो ये देख लेते हैं यूनिट ऑफ रेडियस, तो वो सेंटीमीटर में, तो हम
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेडियस है 5 इंटू 10⁻⁻13। सो यहाँ पे हम उसको सिंप्लीफाई करें तो वो है 4/3 इंटू 22/7 इंटू क्यूब ऑफ 5, वो आपको पता है कि वो 125 हो जाता है। ओके, और क्यूब ऑफ -13 हो जाएगा 10⁻⁻39। अब यही वैल्यूज हैं वो हम डेंसिटी के फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो डेंसिटी हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। नाउ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हम ले लेते हैं यहाँ पे 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली 22 डिवाइडेड बाय 7, 7 विल बी शिफ्टेड अबव, और ये है 125 इंटू 10⁻⁻39। तो सबसे पहले हम जो 10 का पावर है इसको सॉल्व करेंगे। सो 39 और 23 मिलेगा -16, जो शिफ्ट होगा ऊपर हो जाएगा 10⁻16। अब हम बाकी का जो वैल्यूज है उसको सिंप्लीफाई करें। सो 90 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 6.022 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय 125। तो हमें आंसर जो मिल रहा है वो हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻13। तो हमें 0.00602 इंटू 10⁻16 मिल रहा है, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻13। ओके, तो ये भी एकदम आसान सा था, जो हमें पता होना चाहिए। ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस है। नाउ नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33 ऑफ आयरन, इसका एटॉमिक मास है 56। तो आपको और उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास गिवन है, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखिए। फिर हम डिराइव करेंगे परसेंटेज एलिमेंट और ए एटम इज इक्वल टू एक्स इंटू एटॉमिक मास इंटू 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अभी जो x है वो शो करेगा कि 1 मोल में कितने एटम है। जैसे मैं H2O ले लेता हूँ तो H2O में 2 हाइड्रोजन एटम्स है ना। तो वैसे ही ये x शो करता है नंबर ऑफ एटम जिसके हमें परसेंटेज गिवन है या जिसके परसेंटेज हमें फाइंड करने। तो यहाँ पे हमें Fe के परसेंटेज गिवन है, वो है 0.33। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिनिमम नंबर लेना है। ओके, क्योंकि हमें आयन का एक ही एटम है ऐसा मेंशन किया है, तो हम ये एक ले लेंगे। और Fe का मास है, सॉरी हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम, सो इट विल बी x। एटॉमिक मास है 56 इंटू 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 67200। तो ये हो जाएगा 5600x इज इक्वल टू 67200 इंटू 0.33, दैट इज 22176। So it is divided by 5600. We will get answer 3.96। तो ये जो 3.96 है वो नियर बाय है 4 के, क्योंकि एटम्स तो होल नंबर में लिखते हैं हम, तो हम बोल सकते हैं कि ये आंसर 4 है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अ कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर कंटेन 96% NaCl, मतलब जो 4% है वो इम्प्योरिटी है। तो हमें ये फाइंड करना है कि 10 ग्राम में उसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो पता होना चाहिए। सो इट इज 23.35.5
दैट इज 58.5 ग्राम पर मोल। ओके, सो 58.5 ग्राम जितना अगर NaCl है तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, अब हमें जो इम्प्योरिटी गिवन है उसके बेस्ड हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल मास NaCl का कितना है 10 ग्राम में। ओके, सो द एक्चुअल मास of NaCl in 10 gram of sample will be 10 into 96 divided by 100, क्योंकि 100 में वो 96 है तो 10 ग्राम में वो कितना होगा, तो वो हमें मिल जाएगा 9.6। समझ रहे हो, 100 में वो 96 है तो 10 में वो 9.6 हो जाएगा। ओके, अब 58.5 ग्राम NaCl है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो होता है एवोगैड्रो नंबर जितना, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। सो हमें मेंशन्ड है 9.6 ग्राम ऑफ NaCl। सो 9.6 ग्राम ऑफ NaCl कंटेन्स व्हाट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ NaCl molecules is equal to 6.022 into 10 to power 23 into 58.5 divided by 9.6 डिवाइड, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, सॉरी फ्रेंड्स, 9.6 डिवाइडेड बाय 58.5, तो ये जो 9.6 है इंटू 6.022 है वो हमें ऑलमोस्ट 58 जितना मिल रहा है। ओके, तो हम क्योंकि हम सीधा ही बता सकते हैं 9.6 इंटू 6.022 वो नंबर 58.5 के नज़दीक रहेगा। फिर भी हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो देख लेते हैं 6.022 इंटू 9.6 वो मिल रहा है 57.8। ओके फ्रेंड, तो ये जो 57.8 डिवाइडेड बाई 58.5 है उसको हम ऑलमोस्ट 1 ले सकते हैं, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, तो हमें मिल रहा है 0.9888। ओके, और हमें जो ऑप्शन मेंशन्ड है वो सीधा 10 के पावर में, तो इसको हम ऑलमोस्ट 1 ले लेंगे तो हो जाएगा 10 टू पावर -23। देन हम देख लेते हैं ऑप्शन सी है जो करेक्ट है। ओके, सो जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो उसको पहले ही सॉल्व मत कीजिए, जैसे हमने फ्लोरीन वाले में किया कि हमने नंबर ऑफ स्टेप्स रख दिए फिर उसको सॉल्व किया, वैसे ही आप करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी हमारा जो टाइम है वो बहुत ही प्रीशियस है, तो उसको बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर का हेल्प ले रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन जब हम लाइव लेक्चर्स में देखेंगे कि मैं आपको पूरा टेक्निक से बता दूंगा, क्योंकि ये लेक्चर है उसमें हम ऑलमोस्ट 32 जितने MCQ सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास टाइम कम है, तो इसीलिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। सो हमें 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी मेंशन किया है, वो है 10 टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो हमें ये पूछा गया है कि एक मॉलिक्यूल है वाटर का, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ओके, अब देखो डेंसिटी उसकी 1 इंटू 10 टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो फिर जो हम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं उसके लिए डेंसिटी इन टर्म ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1 हो जाएगी। ओके, सो 10 टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वो हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर है which is equal to 18 ग्राम
वो हो जाएगा 18 ml। ओके, अब ये 1 मोल है, सो वी कैन से जो वॉल्यूम है 18 ग्राम, सॉरी 18 ml वॉल्यूम है, वो है एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 के लिए। तो हम एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो फाइंड कर सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि हमने ग्राम को ml से रिप्लेस किया एज इट्स डेंसिटी इज 1। ओके, तो ये मिलेगा हमें 3.01 के आसपास। सो वी कैन राइट 3.0 इंटू 10⁻23 ml। तो ये मैच हो रहा है हमारे ऑप्शन ए के साथ। ओके, सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें यहाँ पे इक्वल मोल ऑफ मीथेन और इथेन गिवन है और हमें उनकी जो डेंसिटी है वो फाइंड करनी है। अच्छा, अब हमें इक्वल मोल मेंशन है, तो दोनों के जो मास है वो तो डिफरेंट रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम इक्वल मोल ले लें, मान लीजिए कि हम दोनों के 1 मोल ले लेते हैं। सो 1 मोल मीथेन, उसका मास होगा 18 ग्राम, और 1 मोल ऑफ इथेन है, उसका मास हो जाएगा, प्लस हम क्या ऐड कर देंगे, उसके अंदर 16 ऐड कर देंगे, सॉरी उसके अंदर हम ऐड कर देंगे, होमोलॉगस सीरीज है तो 14 ऐड कर देंगे। ओके, तो ये जो 16 ग्राम है उसके अंदर हम 14 ऐड कर दें। होमोलॉगस सीरीज में डिफरेंस इतना रहता है 14 EMU का, 14 ग्राम का, तो ये 30 ग्राम हो जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर का जो मास है वो हो जाएगा 46 ग्राम, दैट इज मास ऑफ मीथेन प्लस मास ऑफ इथेन, जो हमने इक्वल टू 1 मोल लिया, क्योंकि हमें मेंशन किया कि दोनों का एक एक मोल है, तो हो जाएगा 46 ग्राम। ओके, अब दोनों 1 मोल है, तो जो वॉल्यूम है मीथेन का वो हो जाएगा 22.4, और वॉल्यूम ऑफ इथेन है वो भी हो जाएगा 22.4। अगर आपने 1 की जगह पे 2 मोल लिए होते तो आपको वॉल्यूम को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो हमेशा हम ऐसे क्वेश्चन में जब इक्वल मोल या इक्वल नंबर देते हैं तो हम यूनिटी ही लेंगे। ओके, सो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर वो हो जाएगा 44.8 लीटर। ओके, अब हमें यूनिट चेक करना है, पहले तो यूनिट चेक कर लेंगे हम। सो डेंसिटी इन टर्म ऑफ ग्राम पर लीटर है, अगर आपको ग्राम पर ml पूछे तो आपको इसकी जगह पे 44800 लेना पड़ेगा। ओके, सो नाउ डेंसिटी ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू weight divided by volume. So weight is 46 divided by 44.8। तो हम बोल सकते हैं कि ये ए या बी ऑप्शन में से कुछ हो सकता है। चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 46 डिवाइडेड बाय 44.8 हमें मिल रहा है 1.026। ओके, तो ये आंसर हमें मिल रहा है 1.026, जो नियर बाय है 1.03 से। सो अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। एम्प्टी वेसल में हमने इक्वल मास ऑफ इथेन और हाइड्रोजन को मिक्स किया है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं,
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? तो फ्रेंड्स हम आगे पढ़ेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दोनों के मोल्स हैं वो ले लेंगे हम। अब दोनों के मास हमें इक्वल लेना है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उतना मास ले लेंगे हम। ओके, सो वी आर गिवन इथेन, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन हो जाएगा 30 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन है 2 ग्राम। तो अब जब हम वेट लेंगे दोनों के लिए जो इक्वल है वो ले लेंगे हम कितना, 30 ग्राम। तो सबसे पहले हम मोल ऑफ इथेन फाइंड करेंगे, तो मोल ऑफ इथेन मिल जाएगा हमें 30 डिवाइडेड बाई 30 दैट इज 1, और जो मोल ऑफ हाइड्रोजन है वो हमें मिल जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15 मोल। ओके, तो मोल फ्रैक्शन है, हमें हाइड्रोजन के बारे में पूछा है तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, हो जाएगा मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल, इट इज मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल ऑफ इथेन। अब मोल ऑफ हाइड्रोजन है 15 और ये है 16। ओके, तो अगर हम दोनों के लिए टोटल प्रेशर P ले लेंगे तो जो फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस है वो जाएगा 15/16 ऑफ टोटल प्रेशर, और अगर आपको इथेन के लिए पूछे तो वो हो जाएगा 1/16 ऑफ टोटल प्रेशर। ओके, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आंसर आ जाएगा टी। अगर आपको इथेन के रिस्पेक्ट में पूछे तो फिर आंसर हो जाएगा सी। 12। अब इसमें एक थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे गुजराती में मैंने लिखा है 112 ml ऑफ NO2, तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखना रहेगा। तो हमारे पास 112 ml ऑफ NO2 है, जिसका जब हमने लिक्विफेक्शन किया तब उसकी डेंसिटी मिली है हमें 1.15। तो हमें पूछा गया है कि लिक्विड स्टेट में जब वो जाएगा तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड कर देते हैं कि जब वो लिक्विड स्टेट में जाएगा तो उसका क्या मास होगा। तो सबसे पहले अगर हमारे पास है टोटल 1.15 ग्राम ऑफ NO2 तो उसका वॉल्यूम 1 हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास कितना ग्राम है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मास ऑफ NO2। सो मास ऑफ NO2 हो जाएगा, मास ऑफ NO2 विल बी 46 into 112 डिवाइडेड बाय 22400, क्योंकि 1 मोल का मास कितना होगा उसके मॉलिक्यूलर मास से इतना, तो हमें मेंशन है 112 ml, तो उसका मास क्या होगा। तो अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें तो वो हो जाएगा 0.23। ओके, सो 0.23 इज मास। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पूछा है, सो वॉल्यूम विल बी मास बाय डेंसिटी, तो मास बाय डेंसिटी हो जाएगा। सो मास इज 0.23 एंड डेंसिटी इज 1.15, सो इट इज 0.20 ml। ओके, तो हमें एक आंसर मिल गया जो वॉल्यूम के लिए पूछा गया। अब हमें पता है कि उसमें कितने मोल्स होंगे। ओके, तो हमें पता है कि 46 ग्राम है तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल होंगे। सो 46 ग्राम ऑफ NO2 contains Avogadro number of molecules, that is 6.022 into 10 to power 23। तो अब हमारे पास है 0.23 ग्राम। सो 0.23 ग्राम ऑफ NO2 contains how many molecules। तो जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे सो वी कैन राइट 23/100 also into 6.022 into 10 to power 23 which is divided by 46,
सो 23 2 ज़ा 46। तो अगर हम सेट करेंगे पावर ऑफ 10 तो वो हो जाएगा 3.011 इंटू 10 टू पावर 21। ओके, तो हमें एक आंसर मिल रहा है 20 ml और दूसरा आंसर मिल रहा है 3.011। तो वो मैच हो रहा है हमारे ऑप्शन बी के साथ। ओके, तो वॉल्यूम हमें मिल रहा है 0.20 ml और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं 3.011। तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हम किसी भी गैस को लिक्विफाई करते हैं तो वॉल्यूम श्रिंक होगा। तो अगर आपको परसेंटेज श्रिंकिंग इन वॉल्यूम पूछे तो भी आप बता सकते हो कि 112 ml जब लिया है तब हमें मिल रहा है 0.2। ओके, तो 100 पे कितना होगा, तो आप श्रिंकिंग परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ 10 to power 22 molecules of CuSO4.5H2। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस विल बी Cu plus sulfur plus 4 times of oxygen with respect to water, we can say 5 times of water. We know that it is 18, so it is 63.5 plus 32 plus 4 into 16 plus 8 times of 18, so it is 63.5 plus 32 plus 64 plus 90. Okay, so let us simplify 90 plus 64 plus 32 plus 63.5, तो ये आंसर हमें मिल रहा है 249.5। ओके, सो वी कैन से 249.5 ग्राम is the weight of Avogadro number of molecules, that is 6.022 into 10 to power 23. Okay, so we can find out what will be the weight of 10 to power 22 number of molecule. Okay, तो हम सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट से कर सकते हैं। तो हमें गिवन है 10 to power -22, तो मास क्या होगा? ओके, सो W will be 10 to power 22 into 249.5 divided by, we can write 60.22 into 10 to power 22, so it get cancelled। तो अब सिंपली हम 249.5 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये कैलकुलेशन से ही पता चल जाता है कि वो वैल्यू किसके आसपास रहेगा। ओके, तो वो 4 के आसपास रहेगा। लेट अस कैलकुलेट, डिवाइडेड बाय 60.22, तो आंसर हमें मिल रहा है 4.14। ओके, सो 4.14 के आसपास आंसर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following contains maximum number of atoms। तो जब फ्रेंड्स हमें एटम्स के बारे में पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 1 मोल का जो मास है वो फाइंड करेंगे। सो 1 जो मोल है वो फाइंड करेंगे। सो मोल ऑफ ब्यूटेन हो जाएगा वेट डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। अब ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर वेट है वो है 58। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 58। हम मोल फाइंड कर देंगे नाइट्रोजन के। सो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 28। हम यहाँ पे मोल ऑफ सिल्वर फाइंड कर देंगे। सो मोल ऑफ Ag विल बी 1/108 और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे मोल ऑफ H2O, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 18। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम कि जो भी एटम्स हैं उनके नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हम एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4
14 डिवाइडेड बाई 58, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो 14 हो जाएंगे. ओके, सो 14 डिवाइडेड बाई 58, so 14 divided by 58 is 0.241. Now I will multiply by 2 as there are two atoms. 2 divided by 28, that is 1 divided by 14. 1 divided by 14 is 0.07. Okay. और ये तो एलिमेंट्री है तो वो ऐसे ही रहेगा. 1 डिवाइडेड बाई 108, तो वो तो बहुत कम वैल्यू आएगा. ओके, सो इट इज जस्ट अराउंड 0.009. और यहाँ पे हम लिखेंगे 3/18, दैट इज 1/6. सो 1/6 इज 0.166. तो हमें जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स मिल रहे हैं वो होगा ऑप्शन ए. ओके, सो ब्यूटेन कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जाता है यही क्वेश्चन में, तो भी आंसर आप बता सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 58. तो किसमें डिवाइडिंग फैक्टर सबसे कम है, तो वो वाटर में रहता है 1/18, तो उसके मोल हमें सबसे ज्यादा मिलते हैं. चलिए मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल मास ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टेकन इन ए सेम एनक्लोज्ड कंटेनर. एनक्लोज्ड कंटेनर. ओके, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा. ओके, तो अब यहाँ पे हम रिलेशन यूज करेंगे एवोगैड्रो n प्रोपोर्शनल टू v. जिसके मोल ज्यादा होंगे उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, क्योंकि 1 मोल है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर. और हमने बताया भी था कि अब मोल को रिप्लेस कर सकते हैं वॉल्यूम से. ओके, तो ऐसे सभी क्वेश्चन में जब आपको डिफरेंट डिफरेंट गैसेस दिए जाए, जैसे हमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस गिवन है, तो उनके इक्वल मास दिए गए. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब इक्वल मास देते हैं डिफरेंट गैसेस के लिए, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है उतना वेट लेना है. तो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन के लिए है 2 ग्राम, नाइट्रोजन के लिए है 28 ग्राम और ऑक्सीजन के लिए है वो 32 ग्राम. तो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट है ऑक्सीजन के लिए, तो मैं लूँगा 32 ऑफ ईच. 32. तो यहाँ पे होगा 32 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे होगा वो 32 डिवाइडेड बाई 8 और यहाँ पे होगा 32 डिवाइडेड बाई 32. ओके, तो ये हो जाएगा 16:2. अब अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे उसको तो ये हो जाएगा 4 से हम लेंगे तो 4 8 जा 32 एंड 4 7 जा 28, तो ये 8/7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1. ओके, तो आप 1 ग्राम ना लेते हुए क्या करो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है वो ले लेंगे. तो ऐसे फ्रैक्शन में रिलेशन होगा तो भी आप फटाफट आंसर बता सकते हो. चलिए मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है एट रूम टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड इथेनॉल आर 1.0 एंड 0.789 रिस्पेक्टिवली. तो हमें क्या करना है कि ये दोनों का इक्वल हम वॉल्यूम ले लेंगे, इक्वल मॉलिक्यूल्स ले लेंगे. तो क्या वॉल्यूम रहेगा इथेनॉल के लिए. अब देखिए दोनों के हम मॉलिक्यूल्स इक्वल ले रहे हैं. ओके, तो जितना मोल होगा वाटर के लिए उतने ही मोल होगा किसके लिए, इथेनॉल के लिए. ओके, अब इसका फॉर्मूला है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. सो वेट ऑफ, मान लीजिए कि इसको हम सब्सटेंस 1 बोल दें और इसको सब्सटेंस 2 बोल दें, तो होगा W1/m1 इज इक्वल टू W2/m2. ओके, सो हम क्या करेंगे कि जो वेट है W1 और W2, या फिर आप उसको जैसे हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, तो हम वॉल्यूम कैसे काउंट कर सकते हैं. तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है
वही हम यूज करेंगे, है ना। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, तो जो वेट ऑफ वाटर है वो कितना हो जाएगा, सो 100 ml ऑफ वाटर गिवन है, सो 100 इंटू इट्स डेंसिटी। मॉलिकुलर वेट आपको पता है वो 18 है। मॉलिकुलर वेट ऑफ इथेनॉल इज 46। ओके, और हमें W2 मतलब वेट ऑफ इथेनॉल क्या होगा, तो देखो हमें उसकी डेंसिटी पता है, तो मैं डेंसिटी लिख देता हूँ 0.789 और वॉल्यूम को हम लेते हैं V2। ओके, चलिए अब हम V2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो V2 विल बी 46 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 0.789। ओके, सो 4600 डिवाइडेड बाय 18 डिवाइडेड बाय 0.789, तो वो आंसर हमें मिल रहा है 323.89 मिलीलीटर। ओके, तो उसके नज़दीक वाला जो आंसर है वो है अगेन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, हियर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। अब ये जो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर है उसका वॉल्यूम गिवन है, तो सबसे पहले जो वाटर है उसकी डेंसिटी हम 1 ले लेंगे, सो एज डेंसिटी ऑफ वाटर is 1 gram per ml, and therefore we can say 0.0018 ml is equal to 0.0018 gram. Okay, so first of all we will find out how many mole of water is there. So mole of water is equal to weight divided by molecular weight. So weight is 18 into 10 to power -4। वैसे तो हमें 1.8 लिखना चाहिए, लेकिन अभी हमें पता है कि मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर है 18, सो आई पुट 18 इंस्टेड ऑफ 1.8 इंटू 10 टू पावर -3। ओके, तो जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 10 टू पावर -4। अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस है उसमें कंस्टिट्यूएंट होते हैं equal to Avogadro number. So the number of water molecule will be mole of H2O into Avogadro number. So 10 to power -4 into 6.022 into 10 to power 23। ओके, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 6.022 into 10 to power 19। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो आप सीधा फॉर्मूला में W बाय मॉलिकुलर वेट इंटू एवोगैड्रो नंबर से भी जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि अरेंज द गिवन डिफरेंट स्पीसीज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए ऐसे सभी क्वेश्चन में जब कभी भी आपको ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन ऐसा कुछ लिखा है तो क्या करेंगे हम, ये जो कोई भी मास है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम मॉलिकुलर मास से। तो सबसे पहले हम सभी जो स्पीसीज हैं उनका मॉलिकुलर वेट निकाल दें, और हमें यहाँ पे पूछा गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास पूछा गया है ना। तो पहले तो हम ऑक्सीजन के लिए फाइंड करते हैं, सो फर्स्ट इज ऑक्सीजन। तो एक मॉलिक्यूल के लिए पूछा है, सो वेट ऑफ मॉलिक्यूल जो हमें पता है इज मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और एटम के लिए है, और एटम के लिए हमने लिखा था वेट ऑफ एन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो जो फर्स्ट है ऑक्सीजन, उसके केस में हो जाएगा वेट ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय
एवोगेड्रो नंबर। ओके, तो 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन 2 है जिसमें नाइट्रोजन एटम है, तो वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम हो जाएगा एटॉमिक मास दैट इज 14 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, ऑप्शन 3 है जिसमें हमें 1 इंटू 10⁻−10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन दिया है ना, तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻−10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन वेट्स 32 इंटू 10⁻−10 ग्राम, दैट इज 3.2 इंटू 10⁻−9 ग्राम। ओके, अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में हमें पूछा गया है 10⁻−8 ग्राम ऑफ कॉपर। ओके, तो यहाँ पे भी हम ऐसा करेंगे 1 इंटू 10⁻−10 ग्राम एटम ऑफ कॉपर, क्योंकि वो एलिमेंट्री है तो हम एटम्स लेते हैं, तो हो जाएगा 63, क्योंकि हम राउंड ऑफ लेंगे। यहाँ पे मेंशन्ड है 63, अदरवाइज फ्रैक्शन वैल्यू भी पुट कर सकते हैं मगर मेंशन नहीं किया है तो। ओके, सो 63 इंटू 10⁻−10 दैट इज 6.3 इंटू 10⁻−9 ग्राम। चलिए, जब हम ये फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 का जो पावर है वो -23 ग्राम रहेगा। तो अभी हम टेंटेटिवली यहाँ पे ले सकते हैं 6 5 दैट इज 5 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2.3। ओके, राउंड ऑफ अगर हम ले लें तो क्या हो रहा है कि जो सबसे कम मास है वो है 2.3 और सबसे ज़्यादा मास है 6.3। तो सबसे कम मास है 2 से ज़्यादा मास है 1, उससे ज़्यादा मास है 3 और उससे ज़्यादा मास है 4। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी मोल इलेक्ट्रॉन वेट्स इक्वल टू 1 kg। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका मास क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.109 इंटू 10⁻−31। तो हम मोल इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। सो मोल इलेक्ट्रॉन्स विल बी 1 डिवाइडेड बाय 9.109 इंटू 10⁻−31। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी एटम्स के लिए, वैसे ही हमने ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी उसके मोल निकाल दिए। ओके, अब हमें पूछा गया है कि ये कितने नंबर ऑफ हाउ मैनी पूछा है। ओके, तो ये तो मोल्स हो गए। अब क्या करेंगे हम, अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि जो भी ऑप्शंस हमें दिए गए उसमें हमने सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय 9.109 इंटू 10⁻−31 विल बी नियरर टू 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻30। जब ये नंबर आएगा 10⁻30 उसको हम एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें उसके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो ये जो मिल रहा है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ओके, सो हियर I will put n, so we will get number of electrons. So वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9.109 इंटू 10⁻−31 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करें हम उसको, तो चलिए हम ऑप्शन से मैच कर सकते हैं। ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन बी भी नहीं है। अब ऑप्शन सी और डी में हम देख लेते हैं कि ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एवोगेड्रो एक साथ आ रहा है ऑप्शन डी में, और जब हम 10 की पावर सेट करेंगे फ्रेंड
तो ये 10⁻⁻8 है, जो शिफ्ट होके हो जाएगा 10⁻8। सो 10⁻8 डिवाइडेड बाय 9.109 इंटू 6.022 इंटू 10⁻20 सॉरी 6.022। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। तो गिवन जो सॉल्ट है वो आइसोमॉर्फस है विद ZnSO4.7H2 और उसका परसेंटेज मास गिवन है 20। तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी वैलेंसी है वो 2+ है। ओके, तो उसकी हमें वैलेंसी पता चल गई है। अब अगर हम 100 ग्राम ले रहे हैं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट ले रहे हैं, सो 100 ग्राम जो सॉल्ट है उसमें जो मेटल है उसका मास है कितना, वो है 20। ओके, तो हम फाइंड कर सकते हैं कि 20 ग्राम अगर मेटल है तो फिर जो बाकी का मास है वो हो जाएगा रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला का। ओके, तो इस वक्त पे हम क्या कर रहे हैं कि जो सल्फेट है उसका हम इक्विवेलेंट वेट ले रहे हैं। तो हमने जो फॉर्मूला दिया था कि वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मेटल इज ऑलवेज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, या फिर आप उसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हो। तो वेट ऑफ सॉल्ट है वो हम 100 ले रहे हैं क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में गिवन है, डिवाइडेड बाय 20। अब इसको हम ई से डिनोट करें। सल्फेट, तो सल्फेट के लिए जो हमने निकाला था इक्विवेलेंट वेट वो था 96 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 48 ग्राम्स। तो 48 डिवाइडेड बाय ई, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर यहाँ पे कैंसिल कर दें। सो 5E इज इक्वल टू E प्लस 48। सो 4E इज इक्वल टू 48 एंड therefore E इज इक्वल टू 12। अब ये डायटोमिक है, सॉरी डाइवेलेंट है, तो A हो जाएगा 2 into E that is 24। Okay, so 24 is the correct answer. Let us move to the next question. Next question is given that in 1.572 gram 76 gram of CdCl2 the amount of CD is found 0.9367 ग्राम। ओके, सो जो रेस्ट ग्राम है वो हो जाएगा क्लोराइड का। ओके, ठीक है, मास ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू मास ऑफ कैडमियम प्लस मास ऑफ क्लोराइड। ओके, तो हम मास ऑफ क्लोराइड दैट इज WCl फाइंड कर सकते हैं। हो जाएगा मास ऑफ सॉल्ट 1.5276 माइनस मास ऑफ CD2 प्लस दैट इज 0.9367। तो जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे सो 1.5276 माइनस 0.9367, so it is equal to 0.5909। ओके, सो 0.5909 वो मास मिल रहा है क्लोराइड का। जो फॉर्मूला था वही हम यहाँ पे यूज करेंगे कि 0.9367 ग्राम क्लोराइड के साथ जो मास कंबाइंड हो रहा है कैडमियम का वो है 0.5909। क्लोराइड के साथ जो मास ऑफ कैडमियम कंबाइंड हो रहा है वो है 9367। तो फिर 35.5 ग्राम
क्लोराइड के साथ जो भी मास कंबाइन होगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ओके, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैडमियम विल बी 0.9367 into 35.5 divided by 0.5909. Okay, so let us simplify 0.9367 into 35.5 divided by 0.5909. So the answer is 56.2. Okay, so the answer is 56.27. अब ये डाइवेलेंट है कैडमियम। ओके, कैडमियम इज डाइवेलेंट, सो हम बता सकते हैं कि एटॉमिक मास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इट्स इक्विवेलेंट वेट। सो 56.27 इंटू 2 करेंगे हम तो हमें मिलेगा 112.5। ओके, सो 112.5 इज एटॉमिक मास ऑफ कैडमियम। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन ए के वो नज़दीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स इज 1/4 ऑफ हाइड्रोजन। तो हम गैस के लिए, अननोन गैस के लिए आर यू ले लेंगे, तो आर यू है 1/4 ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने बताया था कि वो फॉर्मूला क्या होगा बेस्ड ऑन ग्रेहाम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। Ru divided by Rh2 is equal to square root of mh2 divided by m of unknown। ओके, तो ये फॉर्मूले में हम लिखेंगे कि ये 1/4 है। ओके, तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू square root of molecular weight of hydrogen is 2 and that of substance say it is m unknown। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो हो जाएगा 1/16 इज इक्वल टू 2 molecular weight of unknown substance। So molecular weight of unknown substance will be 16 into 2, that is 32 gram per mole। Okay, so option A is correct। तो फ्रेंड जब नियर बाय ऑप्शन है तो हम थोड़ा कैलकुलेट कर देंगे, ये तो बहुत सिंपल सा था। ओके, चलिए 23 0.607 ग्राम ऑफ ट्राई बेसिक सिल्वर सॉल्ट when undergo thermal decomposition gives 0.37 gram of pure silver, then what will be the molecular mass। तो हम यहाँ पे सीधा वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड जो है 108 इंटू वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सिल्वर विच इज डिपोजिटेड, जिसको हमने x ग्राम लिया था अगर आपको याद हो, ठीक है ना। तो वो जाएगा 108 इंटू 0.607 डिवाइडेड बाय 0.37। ओके, अब वो ट्राई बेसिक है तो फिर हम लिख सकते हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ एसिड और molecular mass of acid, so molecular mass of acid will be 3 times of its equivalent weight। ओके, तो ये हो जाएगा 3 into 108 into 0.607 डिवाइडेड बाय 0.37। ओके, तो चलिए अब उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3 into 108 into 0.607 divided by 0.37, तो हमें आंसर मिल रहा है 531.5। अब ये जो है वो मॉलिक्यूलर वेट मिल रहा है हमें 531.5। ओके, अब हमें पूछा गया है कि जो एसिड है उसका मास कितना होगा। ओके,
तो ये तो जो सॉल्ट है उसका हमें मिल रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि हम सिल्वर का जो एटॉमिक मास है जो 3 टाइम्स होगा, क्योंकि जो भी फॉर्मूला सॉल्ट का है वो कुछ ऐसे बनेगा कि उसमें सिल्वर 3 रहेंगे क्योंकि वो मोनोवेलेंट है। तो सबसे पहले हम 531.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 इंटू 108, तो 3 इंटू 108 वो हो जाएगा 324, और जो भी हमें नंबर मिल रहा है 324, 108 इंटू 3, इस 324 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल रहा है आंसर 531.5 माइनस 324 इज इक्वल टू 207.5। अब ये 207.5 है, उसमें हमें 3 ऑफ हाइड्रोजन है वो ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्योंकि सिल्वर को जब हम सॉल्ट बनाएंगे तो सिल्वर सॉल्ट मिलेगा, उससे पहले उसमें हाइड्रोजन रहेंगे, सो वी विल ऐड 3 इन द सेम, सो इट इज 210.5। ओके, तो देखो फर्स्ट साइड में हमें ऐसा लगेगा कि ये 531 है, वो ऑप्शन सी के नज़दीक है, लेकिन हमें एसिड के लिए पूछा है। हमने जो भी फाइंड किया है यहाँ पे वो एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट है। ओके, सो ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट था। ओके, तो कई बार गलती हो जाती है, तो आपको जल्दी जल्दी में ये देख लेना है कि जो हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो लॉ ऑफ कंबाइनिंग मास के मुताबिक बराबर है कि नहीं। क्लियर? चलिए मूव होते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विक्टर मेयर मेथड से हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसके बेस्ड है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो कई बार क्वेश्चन है वो कलेक्टिव टाइप का होता है, मतलब उसमें एक से ज़्यादा कंसेप्ट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो जो डाल्टन्स लॉ है ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसके मुताबिक जब हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से किसी गैस को कलेक्ट करते हैं तो जो टोटल प्रेशर मिलता है अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड वो प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वेपर, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर होता है। ओके, तो हमें जब हमने विक्टर मेयर मेथड से जब सब्सटेंस को कलेक्ट किया तो उसका प्रेशर हमें मिल रहा था 753.6 ml, लेकिन वो तो वेपर ऑफ वाटर भी इंक्लूड किया था, तो हमें पहले तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 753.6 माइनस 13.6। ओके, सो इट इज 740 mm। अब ये जो 740 mm है वो हमारे लिए हो जाएगा P1। ओके, तो हमने फॉर्मूला लगाना है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P0 V0 अपॉन T0। तो P0 V0 T0 वो STP के लिए है, तो पहले हम V0 फाइंड कर लेंगे। सो इट विल बी P1 V1 अपॉन T1 इंटू T0 बाय P0। ओके, तो P1 अब हमने उसको फाइंड कर लिया 740, जो वॉल्यूम हमें मिल रहा है वो है 31.22 ml, सो 31.22 ml। T0 हमेशा 273 होता है। ओके, टेम्परेचर वो है 16 डिग्री सेल्सियस, तो उसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे सो 273 प्लस 16 विल बी 289। सो हियर टेम्परेचर इज 289 and P0 is always 760 in term of millimeter of mercury coulomb। तो चलिए उसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो वो हो जाएगा 740 इंटू 31.22 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 289 अगेन डिवाइडेड बाय 760। ओके, तो वो हमें मिल रहा है 28.7। ओके, तो वो हमें मिल रहा है 28.7
ml। अब ये जो है वो तो 0.1 ग्राम का मास है, सो 28.7 इज रिलेटेड टू 0.1 ग्राम। अगर हमें एसटीपी पे जो V0 है अगर वो 22400 ml मिल रहा है तो जो भी वेट होगा वो उसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 22400 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 28.7। ओके, तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो आंसर मिल जाएगा हमें 22400 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 28.7। तो आंसर मिल रहा है हमें 78। ओके, 78.04। तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब हमें पूछा गया कि उसका वेपर डेंसिटी क्या है। ओके, तो वेपर डेंसिटी इज हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, तो वेपर डेंसिटी हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 78। हम राउंड ऑफ ले ले तो हो जाएगा 39। ओके, तो यहाँ पे हमें वेपर डेंसिटी मिल गई। क्वेश्चन नंबर 25, here 8.34 gram of divalent metal is given which is oxidized by 0.68 liter of O2 and we are asked to calculate what will be equivalent mass of metal। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन फाइंड कर देंगे। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो होगा 0.68 डिवाइडेड बाय 22.4। ओके, तो ये मोल हो जाएगा। अब हमें पता है कि मोल से हम निकाल सकते हैं वेट, तो वेट हो जाएगा वेट ऑफ O2 विल बी मोल ऑफ O2 इंटू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो हम ले सकते हैं 32 इंटू 0.68 डिवाइडेड बाय 22.4। तो जब उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 32 इंटू 0.68 डिवाइडेड बाय 22.4। तो वो आंसर हमें मिल रहा है 0.971। सो 0.971 ये मास है। अब यही मास हो जाएगा ऑक्साइड के लिए बिकॉज दैट ऑक्सीजन कंबाइंस विथ मेटल। तो हम यहाँ पे इक्विवेलेंसी का जो कंसेप्ट है वो लगाएंगे। सो मास ऑफ ऑक्सीजन अगर 0.971 ग्राम है तो उसके साथ जो मेटल का वेट कंबाइन हो रहा है वो है 8.34। ओके, तो अगर हम ले लेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 8 ग्राम। सो 8 ग्राम के साथ मेटल का जो भी मास कंबाइन होगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हो जाएगा 8.34 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 0.971। ओके, तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 8.34 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 0.971, आंसर इज 68.7। so answer is 68.7। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इन जनरल आप एक फॉर्मूला जो आपने याद रखा था वो मैं लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल गिवन, इसको हम W से डिनोट करेंगे, डिवाइडेड बाय कंबाइनिंग वेट ऑफ एनायन। ये कॉमन फॉर्मूला हो गया जिसको हमने X से लिखा है इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। ओके, तो अगर आपको सल्फेट पूछे तो आप उसके मुताबिक कर सकते हो, जो कोई भी एनायन है उसके इक्विवेलेंट वेट से आप बता सकते हो, ये कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, जो हमने लिखा था पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। इन द सल्फेट सॉल्ट ऑफ कॉपर
7 ग्राम ऑफ जिंक डिस्प्लेस 6.78 ग्राम ऑफ कॉपर। तो ये डिस्प्लेसमेंट रूल हो गया। तो पहले तो हम लिखते हैं कि हमारे पास है CuSO4 और उसमें हम Zn ऐड कर रहे हैं। तो Zn इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ओके, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर को रिड्यूस कर रहा है। सो इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो वी आर गिवन 7 gram of zinc. Okay, so 7 gram of zinc produces, that is replaces 6.78 gram of copper. Okay, तो हमें पता है कि जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है उसको हमने लिखा था जो फैराडे लॉ जैसा है, W of copper divided by W of zinc is equal to equivalent weight of copper divided by equivalent weight of zinc. ओके, तो यहाँ पे weight of copper is given, weight of zinc is given, और जो equivalent weight है zinc का वो भी mentioned है, वो है 32.5. ओके, तो हमें पूछा गया कि equivalent weight of copper क्या होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। So here we can say equivalent weight of copper is equal to weight of copper is 6.78 into equivalent weight of zinc, that is 32.5, and divided by weight of zinc. ओके, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए उसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। सो 6.78 इंटू 32.5 डिवाइडेड बाई 7, वो आंसर हमें मिल रहा है 31.47। ओके, तो आंसर मिल रहा है 31.47। तो ये है नियर बाय आंसर ए, क्योंकि आंसर ए है वो है 31.5, तो वो नियरेस्ट आंसर है among the given options. Okay, now question number 27. 27 में हमें दिया गया है कि एक ट्राइवेलेंट मेटल है जिसका इक्विवेलेंट वेट है 32.7। ओके, तो ट्राइवेलेंट है तो क्या होगा कि उसका जो वैलेंसी है वो +3 हो जाएगा। तो हमें पूछा गया कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोराइड क्या होगा। तो पहले तो हम लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, that is chloride salt, will be equivalent weight of metal plus equivalent weight of chloride. ओके, तो मेटल का जो इक्विवेलेंट वेट है वो है 32.7 और जो क्लोराइड है उसके लिए 35.5 एज इट इज मोनोवेलेंट, तो उसके एटॉमिक मास जितना ही होगा। सो 32.7 प्लस 35.5 वो होगा 68.2। ओके, सो 68.2 उसका इक्विवेलेंट वेट है। अब हमें रिलेशन पता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू वैलेंस इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। ओके, तो वैलेंस 3 है गिवन है, सो 3 इंटू 68.2, तो फाइंड कर देते हैं इंटू 3, तो हो जाएगा 204.6। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है कि आपको मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है या इक्विवेलेंट मास, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस रहेंगे जैसे ये मॉलिक्यूलर मास को शो कर रहा है और 68.2 है वो इक्विवेलेंट मास शो कर रहा है। तो पहले तो क्वेश्चन को पहले आराम से रीड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर आपको पूछा गया होता व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, तो वो तो सीधा समेशन है, उस वक्त पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ऑन ऑक्सीडेशन 0.5 ग्राम ऑफ मेटल फॉर्म्स 0.79 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। तो पहले तो मेटल है, जब उसको हमने ऑक्सीडाइज किया तो हमें ऑक्साइड मिल रहा है। उसका कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है, जैसे MXOY, वी डोंट नो व्हाट आर X एंड Y। ओके, तो पहले तो हमें ये 0.5 ग्राम मेंशन किया गया, 0.5 ग्राम ऑफ मेटल है, और यहाँ पे जो ऑक्साइड का मास मिल रहा है वो है 0.79 ग्राम। तो हम यहाँ से वेट ऑफ ऑक्साइड निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ ऑक्साइड हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्ट, दैट इज 0.79 माइनस
weight of metal. So 0.79 minus 0.5, 0.79 minus 0.5 हो जाएगा 0.29, ऑलमोस्ट 0.3 ले सकते हैं हम. ओके, तो 0.29 ग्राम जितना ऑक्सीजन है. ओके, अब आपको वो रिलेशन पता चल गया कि मास ऑफ ऑक्सीजन ऑक्साइड और मास ऑफ मेटल. तो यहाँ पे 0.29 ग्राम के साथ 0.5 कंबाइन हो रहा है. तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना कंबाइन होगा? जो भी वेट कंबाइन होगा वो उसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा. ओके, तो वही फॉर्मूला है कि वेट ऑफ मेटल गिवन डिवाइडेड बाय weight of anion, that is oxide, into equivalent weight of oxide. Okay, तो weight of metal given है 0.5 into equivalent weight 8 मिल रहा है, और जो combining mass है वो है 0.29. तो आप 3 भी ले सकते हो. So 5 divided by 3 1.666 into 8, हम ऐसा भी कर सकते हैं. तो हमें आंसर मिलेगा 13 पॉइंट समथिंग. तो उसके नियर बाय आंसर है, अगर हम टेंटेटिवली चेक करें तो ऑप्शन बी उसके नज़दीक है. तो बोल सकते हैं कि 14 इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, आप परफेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 14 के नज़दीक आंसर मिलेगा. अभी हमने टेंटेटिवली सॉल्व किया है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज 0.16. यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं है, तो यूजुअली हमें अज्यूम करना है कैलोरी. यूजुअली हमें मेंशन करना है कैलोरी. ओके, तो एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला था वो था 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट. ओके, तो वो हो जाएगा 6.4 डिवाइडेड बाय 0.16. अगर तुम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 640 डिवाइडेड बाय 16. ओके, तो आंसर आएगा 40. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्लियर. नेक्स्ट इज 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑन कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूसेस 5 ग्राम ऑफ क्लोराइड. तो आपको क्या गिवन है कि एक क्लोराइड सॉल्ट है. क्लोराइड सॉल्ट जब डिकम्पोज होता है तो वो ऑक्साइड सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया. तो हमने वो फॉर्मूला लिखा था कि वेट ऑफ वन सॉल्ट, जो फर्स्ट सॉल्ट है वो हम ले लेते हैं, सॉरी, ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड. ओके, तो वेट ऑफ ऑक्साइड सॉल्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ क्लोराइड सॉल्ट is equal to equivalent weight of metal plus equivalent weight of oxide divided by equivalent weight of metal plus equivalent weight of chloride. ओके, तो चलिए अब उसको हम सिंप्लीफाई करें तो 0.3 ग्राम है जो कन्वर्ट हो रहा है 0.5 ग्राम में. ओके, तो यहाँ पे 0.5 ग्राम हम लिखेंगे. ओके, करेक्शन है. तो क्लोराइड का मास है 5 और ऑक्साइड का मास है 3. सो 3/5 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट है दोनों में, तो हम 3/5 ही लिख सकते हैं. सो 3/5 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इनटू वेट ऑफ ऑक्साइड. तो वेट ऑफ ऑक्साइड है 8, equivalent weight of metal into 35.5. ओके, तो चलिए हम अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3E प्लस 35.5 into 3 which is 106.5 is equal to 5E plus 40. Okay, so 2E is equal to 106.5 minus 40, so which comes 66.5. so 2E is equal to 66
6.5. So E is equal to half of it, that is 33.25. ओके, तो हमें पूछा गया है उसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो हम देख लेते हैं। वो आंसर हो जाएगा 33.25. ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बेस्ड है, जैसे वो हमने ओजोन और ऑक्सीजन के लिए लिया था उसके जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे वेपर डेंसिटी मेंशन है। तो आपको पता है कि जो मिक्सचर है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। ओके, तो हो जाएगा 2 × 38.3, दैट इज 76.6। ओके, अब मॉलिक्यूलर मास, मोल का फॉर्मूला आपको पता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके, अब जो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ग्राम मेंशन्ड है। ओके, तो मान लीजिए कि जो वेट ऑफ ऑक्साइड है NO2 है, वेट ऑफ NO2 को अगर हम x अज्यूम करेंगे तो जो वेट ऑफ N2O4 है हो जाएगा 100 - x। ओके, तो हम मोल फाइंड कर लेंगे। तो मोल ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ मिक्सचर वो हो जाएगा वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट है 100 डिवाइडेड बाय 76.6, ये हो जाएगा मोल ऑफ मिक्सचर। तो ये मोल ऑफ मिक्सचर है। ओके, चलिए अब हम मोल ऑफ NO2 फाइंड कर लेते हैं। तो मोल ऑफ NO2 हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 46। ओके, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 46। चलिए अब N2O4 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NO2 है 46, सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2O4 डबल हो जाएगा, दैट इज 92। तो अगर हम मोल निकालेंगे N2O4 का, तो N2O4 का मोल हो जाएगा 100 - x, क्योंकि दोनों जो है वो जो मिक्सचर बनाते हैं उसका टोटल वेट है 100, जिसमें से हमने NO2 के लिए x अज्यूम किया है। ओके, तो 100 - x डिवाइडेड बाय 92 ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। तो जब हम ये मोल से कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे तो हम बोल सकते हैं, I will use another color pen. So mole of NO2 plus mole of N2O4 is equal to mole of mixture. Okay, तो mole of NO2 है वो है x डिवाइडेड बाय 46 और mole of N2O4 है 100 - x डिवाइडेड बाय 92 और ये है 100 डिवाइडेड बाय 76.6। चलिए अब उसको हम सिंप्लीफाई करें, तो ये दोनों में से हम निकालेंगे 1/46 कॉमन। सो 1/46 इज इक्वल टू x प्लस 100 माइनस x/2 एंड इट इज, अब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 100 divided by 76.6 which is equal to 1.305. So here I can write 2x plus 100 minus x by 2 is equal to 1.305 into 46, तो वो हमें मिल जाता है 60.05। so 60.05। चलिए अब हम उसको सिंप्लीफाई करें। ओके, तो हो जाएगा x प्लस 100 इज इक्वल टू 60.05 इंटू 2, तो वो हमें मिल रहा है 120 मिल रहा है। तो हमें x मिल रहा है 20। तो ये x फ्रेंड क्या शो करता है, x है वो वेट शो कर रहा है ना। तो अब हमें मोल पूछा गया है, तो मोल क्या होगा, मोल इज इक्वल टू मोल ऑफ NO2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट जो हमने यहाँ पे लिखा है ना।
तो वो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 46. सो 20 डिवाइडेड बाय 46 विल बी ऑलमोस्ट 0.5. तो हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं पहले. तो उसका नियर बाय ऑप्शन क्या है? ओके, तो ऑप्शन सी और डी तो पॉसिबल नहीं है. ऑप्शन ए और बी में ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है. ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा. फिर भी हम उसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं. 20 डिवाइडेड बाय 46, आंसर इज 0.434. ओके, so 0.434 is the answer. So which is option A. Okay, so option A is the correct. चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 32. हियर दो एलिमेंट है A एंड B. तो वो दो सब्सटेंस फैक्टर है. एक जो सब्सटेंस है वो है AB2 और एक जो सब्सटेंस है वो है AB3. अब जब हम 0.25 मोल AB2 ले रहे हैं तो उसका मास है 16 ग्राम. और जब हम 0.25 मोल ऑफ AB3 ले रहे हैं तब उसका मास है 20 ग्राम. ओके, तो सबसे पहले हम मोल के लिए वेट निकालेंगे. तो 0.25 दैट इज 1/4 मोल हो गया. तो एक मोल का वेट 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा. सो 1 मोल AB2 will be 4 into 16, that is 16 divided by 0.25. तो ये हो जाएगा 64. 1 मोल ऑफ AB3 वो हो जाएगा 4 into 20, that is 80 ग्राम पर मोल. ओके, तो हमें दो इक्वेशंस मिल रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर समेशन कर देंगे. तो हो जाएगा AB3 के लिए जो मॉलिक्यूलर मास है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB3 इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू A प्लस 3 टाइम्स ऑफ B. और हमने इक्वेशन 1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -64 इज इक्वल टू -A माइनस 2B. ओके, चलिए अब हम समेशन करते हैं तो हो जाएगा 16. सो B का जो मास है, एटॉमिक मास है, वो हमें 16 ग्राम मिल रहा है. अब हम ये जो B का वैल्यू है वो किसी एक इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो हो जाएगा A प्लस 2B इज इक्वल टू 64. सो A प्लस 2B इज इक्वल टू 64. तो A हो जाएगा 64 माइनस 32, दैट इज 32. ओके, तो A का मास है 32 और B का मास है 16. तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं. मास, एटॉमिक मास ऑफ A एंड B आर आस्क्ड. तो A के लिए हमें मिल रहा है 32 और B के लिए मिल रहा है 16. कई बार क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो पूछेंगे B एंड A, तो फिर हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे और आंसर गलत प्रिंट कर लेंगे. तो अगर ऐसा पूछा गया तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता. ओके, सो आज लेक्चर में हमने जो डिफरेंट टाइप ऑफ 32 MCQs किए, उसके अलावा जो लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं वो भी हम बाद में सॉल्व करेंगे. तो उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ये एम्पिरिकल फॉर्मूला, स्टोइकियोमेट्री. ओके, तो वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. गुड बाय.